गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का सेकंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है। अब यूरोप के अंदर कैसे नेशनलिज्म आया उसके बारे में ये टॉपिक है। इसके स्टार्टिंग में दिया हुआ, इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ द मिड 18th सेंचुरी यूरोप, you will find that there were no nation state as we know them today। अगर हम यूरोप के नक्शे को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जिस तरह के राष्ट्र राज्य आज हमें देखने को मिल रहे हैं वैसे पहले नहीं थे। What we know today as Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms, duchies and canton whose rulers had their ऑटोनोमस टेरिटरीज। आज जो हम जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड को देख रहे हैं, यह तब राजाशाहियों, डचियों, कैंटनों में बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे, मतलब कि ऑटोनोमस जो भी इसके शासक थे उनके इंडिपेंडेंट जो है क्षेत्र हुआ करते थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विदिन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल। तो यहाँ पर पूर्वी और मध्य यूरोप जो है उसमें निरंकुश राजतंत्र, जो यहाँ लिखा हुआ है ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज, तो यहाँ पर निरंकुश, जिस पर कोई भी अंकुश नहीं होता था, ऐसे राजतंत्र, ऐसी राजाशाही जो है यहाँ चलती थी। और ये जो हैं टेरिटरीज जो हैं इसमें बहुत सारे विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे। दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग कलेक्टिव आइडेंटिटी और ए कॉमन कल्चर। उनका कोई एक तरह का जो है कल्चर नहीं था, उनकी कोई एक कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, वो सब एक दूसरे से अलग थे। ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। ये लोग जो हैं अलग अलग तरह की लैंग्वेज बोलते थे, भाषाएं बोलते थे, और इनके जो जातीय समूह थे वो अलग अलग हुआ करते थे। The Habsburg Empire that ruled over Austria-Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and people। जो हैब्सबर्ग साम्राज्य था उसमें हम देख सकते हैं कि उसके अंदर बहुत सारे क्षेत्र के लोग, बहुत सारे रीजन के लोग रहते थे उसके अंदर। इट इंक्लूड द अल्पाइन रीजन, इसमें अल्पाइन रीजन आता था, और उसमें अल्पाइन रीजन में द टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड सुडेनलैंड भी शामिल थे, एज वेल एज बोहेमिया, वर द ऑटोक्रेसी वॉज प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग। तो इसमें जो भी लोग रहते थे वो ज़्यादातर जर्मन बोलने वाले थे। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी, वेनेटिया। तो लोम्बार्डी और वेनेटिया में रहने वाले जो है ज़्यादातर लोग जो है इटालियन बोलते थे। मतलब आप देखोगे कि यहाँ एक तरह की भाषा नहीं है, एक ही क्षेत्र के अंदर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। कोई जर्मन बोलते हैं, कोई इटालियन बोलते हैं, डिफरेंट जो है लैंग्वेज यहाँ पर बोली जा रही थी। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैगायर वाइल द अदर हैव हाफ ऑफ स्पोक वेराइटी ऑफ डायलेक्ट्स। वो जो है विभिन्न भाषाएं बोलते थे। इन गैलिशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश। यहाँ के जो एरिस्टोक्रेसी वर्ग था वो पूरा पॉलिश जो है भाषा बोलता था। बिसाइड दिस थ्री डोमिनेंट ग्रुप देयर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर अ मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट पीपल, बोहेमियंस एंड स्लोवाक्स टू द नॉर्थ, देन स्लोवेन्स इन कोमियोला, देन क्रोट्स ऑफ द साउथ एंड रोमन्स टू द ईस्ट इन ट्रांसिल्वेनिया। ये भी जो है अलग अलग तरह की भाषाएं बोल रहे हैं। तो ये सब बहुत सारे क्षेत्र थे, विभिन्न क्षेत्र जो हैं इसके अंदर रहने वाले लोग विभिन्न भाषाएं बोल रहे हैं, अलग अलग तरह की भाषाएं बोल रहे हैं, और इनके कल्चर भी एक जैसे नहीं है। सच डिफरेंट डिड नॉट ईजिली प्रोमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। और इस तरह का जो डिफरेंस है ये एक राजनीतिक एकता जो है उसको प्रमोट नहीं करता था। यहाँ जो भी राष्ट्रवाद लाने के लिए, यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद लाने के लिए जो एक राजनीतिक एकता होनी चाहिए, लोगों में जो एकता होनी चाहिए, वो इस तरह के डिफरेंसेस के कारण एक नहीं हो पा रहा था, उसको ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिल रहा था, उसको ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि लोग जो है वो अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग कल्चर के लोग थे इन क्षेत्रों में।
यूरोप के अंदर। द ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वॉज अ कॉमन एलिगेंस ऑफ द एम्पियर। और इनको जो बांधने वाली जो चीज़ थी, इनको बांधने वाला जो तत्व था, वो सिर्फ जो है वहाँ के सम्राट के प्रति उन सबकी निष्ठा थी कि उनका एक सम्राट हुआ करता था, तो वही चीज़ उनको जो है वो बांध के रख सकती थी। और हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज। तो राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार किस तरह से यूरोप के अंदर जो है उभरा है, किस तरह से ये जो है आगे बढ़ा है, उसके बारे में हम लोग जानकारी आगे लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो इसके अंदर जो दिया हुआ है, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो यहाँ का जो एरिस्टोक्रेसी मतलब कुलीन वर्ग होता था, जो बहुत ज़्यादा संपत्ति वाला होता था, पैसे वाला होता था, ठीक है, जिनके पास ज़मीनें होती थी, और एक नया वर्ग जो है, एक नया मिडिल क्लास वर्ग, मध्य वर्ग जो है, वो किस तरह की स्थिति है उसके बारे में लिखा हुआ है। सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। तो ये जो है सामाजिक और राजनीतिक रूप से जिनके पास ज़मीन के मालिक होते थे, वो ज़्यादातर ये जो यूरोपीय महाद्वीप है उसमें सबसे ज़्यादा जो है प्रभावशाली लोग रहते थे, बहुत सारे शक्तिशाली लोग रहते थे, ये लोग बहुत शक्तिशाली थे। द नंबर ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिवीजन। तो यहाँ पर इन लोगों के बीच में जो है एक साझा जीवन शैली जो बंधे हुए थे, कि एक तरह की इनकी जीवन शैली थी, तो ये लोग जो है एक दूसरे से बंधे हुए थे। दे ऑन एस्टेट इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस। मतलब इनके पास जो है जो कंट्री साइड मतलब कि ग्रामीण इलाके जो होते हैं, गांव के इलाके थे, वहाँ पर इनके पास काफ़ी संपत्ति होती थी, काफ़ी इनके पास जायदाद होती थी, और शहरों के अंदर इनके पास काफ़ी हवेलियाँ रहती थी, इन हवेलियों के मालिक होते थे। तो ये चीज़ इनके बीच जो है वो कॉमन थी, और ये जो है कॉमन चीज़ें जो हैं ये इनको कुलीन वर्ग को बांधे रखने में साबित हो रही थी, एक महत्वपूर्ण तत्व। फिर दिखा है द स्पोक फ्रेंच, दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। तो ये लोग फ्रेंच बोलते थे, इनकी भाषा फ्रेंच थी, और जहाँ पर भी ये राजनीतिक कार्य करने पड़ते थे, जहाँ पर भी कोई काम होते थे, वहाँ पर हाई सोसाइटी में ये फ्रेंच भाषा यूज़ करते थे। देयर फैमिली वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। और इनकी फैमिली जो है वो शादियों के कारण एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, कि आपस में जो है इनके फैमिलीज़ के बीच शादियाँ होती थी। इससे भी ये लोग जो है एरिस्टोक्रेट जो है क्लास जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। दिस पावरफुल एटोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। बहुत ही संख्या में ये बहुत कम थे। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ पीजेंट्स। मतलब ज़्यादातर जो ये पॉपुलेशन बनी हुई थी वो किसानों की बनी हुई थी, और बहुत कम लोग जो थे जो एरिस्टोक्रेसी या कुलीन वर्ग के, जो संपत्ति वाले वर्ग थे, जिनके पास ज़मीनें थी, ऐसे लोगों की संख्या यूरोप के अंदर बहुत कम थी। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फार्म्ड बाय टेनेंट्स। और वेस्ट साइड जो है यूरोप का, उसके अंदर जो है ज़्यादातर जो फार्मिंग करते थे वो किसान करते थे। एंड स्मॉल ऑनर्स, कि छोटे छोटे जिनके पास ज़मीनें होती थी वो लोग ज़्यादातर खेतों में काम करते थे। वाइल इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, यूरोप के ईस्टर्न पार्ट में और सेंट्रल पार्ट में द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय वास्ट एस्टेट्स विच वर कल्टिवेटेड बाय सर्फ्स। तो ज़्यादातर जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप है उसमें जो भी ज़मीनें होती थी उस पर काम करने वाले जो लोग होते थे वो ज़्यादातर जो है सर्फ्स होते थे। अब ये सर्फ्स क्या है? सर्फ जो होते थे वो भूदास होते थे, जो उनको खेती करने के लिए जो है मजबूर किया जाता, और ये बड़े बड़े जो है खेतों में, कुलीन वर्ग के जो ज़मीनें थे उनमें खेतों में इनको काम करना पड़ता था। कहीं ना कहीं ये जो है उनसे जो लोन लिया है उसकी वजह से इनके दासत्व स्वीकार करना पड़ता था, या ये लोग खरीद के लाते थे अलग देशों से और इनको उनकी खेतों में काम करवाया जाता था ज़बरदस्ती। तो इस तरह की व्यवस्था उस समय थी। फर्दर हम देखें, इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मीट द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस हुज एग्जिस्टेंस वॉज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ द मार्केट। तो वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट है जो यूरोप का, उसके अंदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत बढ़ने लग गया है ना। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मतलब जो इंडस्ट्री में चीज़ें बनती हैं, इंडस्ट्रीज जो हैं उसका प्रोडक्शन बढ़ने लग गया। एंड ट्रेड जो व्यापार जो था उसकी वजह से जो है शहर, टाउन्स और कॉमर्शियल क्लासेस जो व्यापार करने वाली जो है वर्ग है ना, वो जो है
वो बढ़ने लग गया, है ना, क्योंकि मार्केट के अंदर जो है प्रोडक्शन है वो बिक रहा है, और इस तरह के जो है क्लासेस, ये नया वर्ग जो है कॉमर्शियल क्लास, ये उभर कर आया। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, है ना। ये जो है 18th सेंचुरी का जो आधे के बाद का समय जो है 1850 के बाद का समय है, उसके अंदर हम देखें कि जो है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था। बट इन फ्रांस एंड पार्ट ऑफ जर्मन स्टेट इट ऑकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी मतलब कि 1750 के बाद का समय की बात हो रही है, कि 18वीं शताब्दी की 1750 के बाद का समय जो है, वहाँ पर तो इंग्लैंड के अंदर जो है क्रांति आ गई है, कि वहाँ पे उद्योग बढ़ने लग गए हैं। लेकिन 19th सेंचुरी के अंदर जो है फ्रांस और जर्मन में ज़्यादातर जो है उद्योगों की स्थापना और उद्योगों की गतिविधियाँ होने लग गई। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप केम इनटू बीइंग अ कॉमर्स वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, और उसी समय जो है एक सामाजिक ग्रुप नया उभर के आता है, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। अब ये वर्किंग क्लास पॉपुलेशन का मतलब है जो काम करने वाले लोग हैं, ठीक है। तो वो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है, वो जो है वो एक नया वर्ग उभर के आया, जिनको इंडस्ट्रीज़ में जो है वर्क करना है, वो वर्ग उभर के आया। एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स। और जो मिडिल क्लास ग्रुप था, जो मध्यम वर्ग था, उसमें ज़्यादातर कौन थे? इंडस्ट्रियलिस्ट, जो उद्योगपति होते थे, बिजनेसमैन जो हैं, प्रोफेशनल्स जो हैं काम करने वाले, ये जो है मिडिल क्लास इससे बना हुआ था। इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप वर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी के लास्ट तक हम कहें कि ये सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ये बहुत ही छोटा सा वर्ग था, मिडिल क्लास का बहुत छोटा सा समूह था। इट वॉज अमॉन्ग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस, और ये सीमित था जो शिक्षित लोग थे और लिबरल मिडिल क्लासेस, दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन पॉपुलैरिटी। मतलब कि कुलीन विशेष अधिकार, जो ऑटोक्रेटिक जो प्रिविलेजेस होते हैं, जो कुलीन वर्ग को जो अधिकार मिले थे, इनकी समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्यम वर्ग, शिक्षित मतलब एजुकेटेड, लिबरल मिडिल क्लास मतलब उदारवादी मध्य वर्ग के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। तो मिडिल क्लास के बीच में कुलीन वर्ग के विशेषाधिकार जैसे खत्म होते हैं, उसके बाद मिडिल क्लास ग्रुप जो है, उनके बीच जो है ये राष्ट्रीय एकता के विचार जो है वो लोकप्रिय होने लग गए। और ये मिडिल क्लास ग्रुप है, ये उभर के आया कि भाई हमें जो है एक होकर जो है लड़ना पड़ेगा हमारी आज़ादी के लिए, तभी हमें जो है सारे अधिकार जो है अपने देश के अंदर मिल सकते हैं। तो ये एक प्रतीक के रूप में बताया गया है कि पहले हम देखें कि जहाँ राजवंश बहुत सारे थे, वहाँ बहुत सारे राजा और उनके राजवंश होते थे, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी, तो लोगों के लिए कहीं पर भी ये अवकाश नहीं था कि वो एक होकर आएँ। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है मिडिल क्लास ग्रुप है, वो जो है एक होकर जो है राष्ट्रीय एकता के लिए काम करने की कोशिश कर रहा है। ये वाली बात यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। ये जो उदारवादी लोग थे, जो शिक्षित और उदारवादी मध्यम वर्ग के लोग थे, मिडिल क्लास के लोग थे, इन्होंने राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म जो है कि इनके लिए क्या मायने थे, ये क्या चीज़ मानते थे, उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, या व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, इसका क्या मतलब था, वो हम आगे पढ़ते हैं। तो आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी। तो नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता की जो आइडिया था इन अर्ली 19th सेंचुरी, यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। तो यूरोप के अंदर जो है ये जो राष्ट्रवाद की जो बात है ना, वो उसका जो विचार है वो उभर के आ रहा था राष्ट्रीय एकता के लिए। द टर्म लिबरलिज्म, ये जो लिबरलिज्म जो टर्म है, डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर, है ना। लिबरलिज्म का मतलब होता है उदारवादी, और ये वर्ड कहाँ से आया? लैटिन से आया है। और इसमें भी लिबर जो वर्ड है, लिबर मतलब कि उदार, इसका मीनिंग क्या है? इंग्लिश में इसका मीनिंग है फ्री। फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम। और ये नया जो उभर के आने वाला जो मध्यम वर्ग था, इसके लिए लिबरलिज्म का मतलब है फ्रीडम, स्वतंत्रता। फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ।
मतलब कि लिबरलिज्म इनके लिए क्या था, इनके लिए लिबरलिज्म, मिडिल क्लासेस के लिए लिबरलिज्म था कि फ्रीडम ऑफ फॉर द इंडिविजुअल, कि हमारी स्वतंत्रता हमें मिले, और इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, और सब जो है कानून के सामने सब समान हो। ऐसा नहीं है कि कोई कुलीन वर्ग है उसके लिए जो है कानून अलग तरह से काम कर रहा है, और कोई गरीब और मध्यम वर्ग है उसके लिए अलग तरह से कानून काम कर रहा है। कानून सबके लिए एक होना चाहिए। ये वाली बात जो है इसमें लिबरलिज्म की अवधारणा में इसके अंदर ये बताने की कोशिश की गई है कि इसका मीनिंग ये है। पॉलिटिकली इट एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, और राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। मतलब इसमें उदारवाद क्या कह रहा है कि भाई ऐसी सरकार हो जो सबकी सहमति से बनी हो, जो वोट से बनी हो। ऐसा नहीं कि भाई कोई राजा का बेटा है उसने उस सरकार में आ गया और वही सारे डिसीजन ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में तो रिवॉल्यूशन का मतलब, लिबरलिज्म का मतलब था कि भाई ऑटोक्रेसी जो है उस वही समाप्त हो जाए, मतलब जो भी निरंकुश शासक हैं, जो भी राजवंश हैं, वो सब खत्म हो जाए। ये इसका मीनिंग निकाला था। एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस, जो भी उस समय पादरी वर्ग था, है ना, जो भी चर्च था उसकी बहुत प्रभुत्वता थी उस समय में, उनके जो विशेषाधिकार थे वो सारे समाप्त हो जाएं। अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, एक पार्लियामेंट हो और एक संविधान हो जिसके अनुसार पूरा देश चले। 19th century liberals also stressed in inviolability of private property। तो इस समय जो है निजी संपत्ति का स्वामित्व जो होता है उसके अनिवार्यता पे बल दिया। मतलब कि जो किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो ऐसा नहीं है कि उनसे बाद में ले जाए, वो उनके जो भी वारसदार हों, उसके बाद के जो बच्चे हों, उनको वो प्रॉपर्टी मिले। उस पर भी ये बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है उदारवादी की जो भी विचारधारा थी उसमें। yet equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage। ठीक है, तो यहाँ पर सफराज का मतलब है मताधिकार, जो वोट देने का अधिकार होता है उसकी बात हो रही है कि कानून के समक्ष जो बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। कानून के सामने बराबरी मतलब कानून के सामने सब समान है, इसका मतलब यह है कि सबको ही वोट देने का अधिकार हो और वोट देकर ही जो है वो गवर्नमेंट बने, सबकी सहमति से गवर्नमेंट बने। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ही गवर्नमेंट को बनाएं, सरकार को बनाएं और पूरे देश को चलाएं। यू विल रिकॉल दैट द रिवोल्यूशनरी फ्रांस which marked the first political experiment in liberal democracy, the right of vote and to get elected was granted exclusively to property owning men। तो उस समय तो ये था कि जब फ्रांस की जो है रिवोल्यूशन हुआ था उस समय तो यही बात होती थी कि जो भी वोटिंग के राइट्स थे, है ना, वो किसको दिए जाते थे? वो प्रॉपर्टी ओइंग मैन, जिनके पास संपत्ति होती थी, जिनके पास पैसे ज़्यादा होते थे, उसी को वोटिंग देने का अधिकार होता था। Men without property and all women were excluded from political rights। जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है और जो भी महिलाएं हैं उनको इस तरह के जो भी राजनीतिक अधिकार होते थे, जो वोट देने के अधिकार होते थे, सरकार बनने का अधिकार होते थे, जो उनमें से उनको अलग रखा गया था। Only for a brief period under the Jacobin did all adult male enjoy suffrage। तो जैकोबिन जो है क्लब बनाया गया था उस समय में सिर्फ सभी लोगों को, सभी मेल को जो है वो वोट देने का अधिकार हुआ करता था। हाउएवर द नेपोलियनिक कोड जो 1804 में बनाया था वेंट बैक टू लिमिटेड सफराज एंड रिड्यूस्ड वुमेन टू द स्टेटस ऑफ माइनर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड। तो उसमें तो ये फिर से जो नेपोलियन कोड लेकर आए थे उसमें इसको फिर से लिमिटेड कर दिया गया था। जैकोबिन क्लब ने कहा कि भाई सब मेल अडल्ट जो हैं उनको वोट देने का अधिकार है, लेकिन जैसे ही वो कोड आया, नेपोलियनिक कोड आया 1804 का, तो उसने फिर से जो है कहा कि भाई ये जो है वोट देने का अधिकार लिमिटेड लोगों को होगा, जिनके पास पैसे होंगे उनको होगा, और वुमेंस जो हैं, जो भी वुमेन हैं वो जो है वो सिर्फ जो है अपने फादर और अपने हस्बैंड जो हैं उनके नियंत्रण क्षेत्र में रहेंगी और सीमित क्षेत्र में रहेंगी और उनको कोई अधिकार नहीं दिए जाएंगे। इस तरह का जो है चेंज
बाद में आया फ्रांस की क्रांति के बाद, जो है नेपोलियन आने के बाद। थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी वुमेन एंड नॉन प्रोपर्टाइड मैन, जिनके पास पैसे नहीं थे, और वुमेन ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन मूवमेंट डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। लेकिन जो है 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी की शुरुआत, मतलब 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही वुमेन्स और जो इनके पास पैसे नहीं थे उन लोगों ने अपोजिशन किया, उन्होंने डिमांड की कि भाई हमें भी पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए। तो ये चेंज जो है उस समय जो है वो यूरोप में आ रहे थे। फर्दर जो लिखा हुआ है, इन इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। तो अब हम ये राजनीतिक क्षेत्र की जो बात हमने की, उसके बाद की बात आती है आर्थिक क्षेत्र, मतलब इकोनॉमिक जो है सेक्टर में क्या चेंज आया। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जो भी मार्केट थे उनको जो आज़ादी मिलनी चाहिए, और जो है गुड्स और कैपिटल है वो उसको जो है जो उस पर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं उनको जो है हटा देना चाहिए। ये लिबरलिज्म ने बात की गई कि भाई आप मार्केट को जो है फ्री करो, और जितने भी आपने जो रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं गुड्स और कैपिटल के मूवमेंट पे उसको हटाया जाए। तो ये आर्थिक क्षेत्र में चेंज लाने की बात, ये इकोनॉमिक सेक्टर में चेंज लाने की बात उस समय की गई लिबरलिज्म द्वारा। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वॉज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ जर्मन स्पीकिंग रीजन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, उसको हम समझते हैं। नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। तो नेपोलियन ने जो है 39 स्टेट्स को मिलकर, है ना, छोटे छोटे जो प्रदेश थे, अनगिनत प्रदेश थे, उनको मिलकर एक जो है संघ बनाया था, है ना, एक संघ बनाया था उसने, महासंघ बनाया था। और ईच ऑफ दिस पॉजेस्ड इट्स ओन करेंसी, और इसमें जो भी स्टेट्स थे उनकी खुद की करेंसी होती थी, एंड वेट्स एंड मेजर्स होते थे। उनको जो भी चीज़ें गुड्स को मेजरमेंट किया जाता था उसके मेजर्स जो है वो सबके अलग अलग होते थे, करेंसी सबकी अलग अलग होती थी। अ मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरमबर्ग टू सेल हिज गुड्स वुड हैव हैड टू पास थ्रू 11 कस्टम बैरियर्स and pay a custom duty of about 5% at each one of them। तो हम समझ सकते हैं कि भाई एक जो स्टेट है हम्बर्ग से लेके हम कहें कि न्यूरमबर्ग में जो है यूरोप के जो सिटीज़ हैं, यहाँ से एक जगह दूसरी जगह अगर कोई व्यापारी जा रहा है तो 1833 में ऐसा होता था कि वहाँ पर हर जगह पर उनको जो है 11 बैरियर्स आते थे, कस्टम बैरियर्स, 11 पोस्ट चेक पोस्ट आती थी। उन सभी 11 चेक पोस्ट पर उनको जो है कस्टम ड्यूटी जो है देनी पड़ती थी, और ये कस्टम ड्यूटी कितनी थी? 5%। तो अगर आप कहो तो 5 into 11 तो 55% तो हमारी कस्टम ड्यूटी लग जाती है। तो ये बहुत बड़ा बोझ होता था ट्रैवलर जो भी होते थे, मर्चेंट जो होते थे, व्यापारी जो होते थे, जो सामान बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, उनके ऊपर बहुत सारे कस्टम बैरियर्स थे। ड्यूटीज़ वर ऑफन लेविड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। और ये जो कस्टम ड्यूटीज़ होती थी, ये जो वेट है या मेजरमेंट है गुड्स का, उसके बेस पर जो है ये कस्टम ड्यूटी लगाई जाती थी। एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स, दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। और हमने जैसे कहा कि भाई ये अलग अलग जगह से अलग अलग चेक पोस्ट से जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग जगह पर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्टेट में क्या है कि इनका वेइंग और मेजरमेंट सिस्टम अलग है। तो जब कैलकुलेशन करेंगे कि भाई कोई चीज़ लेकर जा रहे हैं, उसके हिसाब से उनको अगर कैलकुलेशन करनी है तो हर जगह मेजरमेंट अलग है। जैसे अभी हम देखो कि यूनिवर्सल है कि भाई 1 kg मतलब 1000 ग्राम, हर जगह जो आपको वही मिलेगा, चाहे वो हमारा गुजरात का स्टेट हो या पंजाब का या महाराष्ट्र का, हर जगह या कहीं विदेश में चले जाओ। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, उस समय जो है हर स्टेट का अपना मेजरमेंट था। एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, द मेजर ऑफ क्लोथ फॉर एग्जाम्पल वॉज एन LA विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ। अब ये जो है मेजरमेंट जो है क्लोथ का मेजरमेंट जो है, जिसका यूनिट जो था LA था, और इसमें हर जगह पर देखें तो मेजरमेंट अलग अलग तरह का किया जाता था, अलग अलग तरीके से किया जाता है। मतलब 1 मीटर का कपड़ा है तो हम कहें कि कहीं पर उसको 1 मीटर है ना, कहीं पर कुछ सेंटीमीटर है, कहीं पर अलग सेंटीमीटर माना जाता है, कहीं पर अलग सेंटीमीटर माना जाता है। तो यहाँ पर जैसे लिखा है कि भाई एन LA ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल बॉट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 54.7
सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ, मतलब एक एलए कितना बनेगा, अगर आप फ्रैंकफर्ट में हो तो इसका मतलब 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ है, अगर आप मेंस में हो इसका मतलब 55.1 सेंटीमीटर है, अगर आप न्यूरेमबर्ग में हो इसका मतलब 65.6 सेंटीमीटर है, और इन फ्रीबर्ग 53.5 सेंटीमीटर है। मतलब अलग अलग जगह पर, है ना, कि एक ही एलए को अलग अलग जगह पर अलग अलग सेंटीमीटर से मापा जाता है। तो फिर हम इसको टैक्स कैसे लगाएंगे, है ना, इसका हिसाब किताब कैसे रखेंगे, इसको बेचना है तो इसका हिसाब किताब कैसे लगेंगे, कस्टम ड्यूटी लगानी है तो अलग अलग क्षेत्र में कैसे लगाएंगे। तो ये सिस्टम जो था इसमें बहुत मिक्सचर बहुत था, कोई एक सिस्टम नहीं था, ना तो ड्यूटीज़ लगाने का, मेजरमेंट करने का, करेंसीज जो हैं वो डिफरेंट है। तो इकोनॉमिक, हम कहें इकोनॉमिक सेक्टर में काफ़ी जो है चेंजेस की रिक्वायरमेंट थी, वो कंडीशन जो है इतनी अच्छी नहीं थी उस समय। फर्दर देखें कि उसके बाद क्या चेंजेस आए हैं। सच कंडीशंस वर व्यूड एज ऑब्स्टेकल टू इकोनॉमिक एक्सचेंज ऑफ ग्रोथ एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लासेस। और ये जो कंडीशन थी ये बहुत बड़ी रुकावट थी हमारे जो है ग्रोथ के लिए, हमारे विकास के लिए, है ना, हमारी वृद्धि के लिए। न्यू कमर्शियल क्लास को ये बहुत बड़ी रुकावट लगती थी, जिनको व्यापार करना था, जिन्हें आगे बढ़ना था उनके लिए। हु अर्ज्ड फॉर द creation of unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, people and capital। वो चाहते थे कि भाई इस तरह का यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी हो, है ना, इस तरह की जो है एकीकृत आर्थिक क्षेत्र हो, सब एक हो, है ना, करेंसी एक हो, टैक्सेस जो हैं वो लगाए जा रहे एक हो। तो इनको चीज़ें जो ले जाने में, है ना, गुड्स ले जाने में, पीपल को ले जाने में, कैपिटल जो पैसा एक जगह दूसरी जगह ले जाना है, लोगों को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, गुड्स को अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो उसमें बहुत आसानी हो जाती है अगर एक यूनिफाइड सिस्टम होता है। तो लोग ये चाहते थे कि इस तरह का जो है सिस्टम हो जिससे कि यूनिफॉर्मिटी हो, इससे व्यापार करना बहुत आसान हो जाएगा। इन 1834 अ कस्टम यूनियन ऑफ ज़ोल्वेरियन वाज फॉर्म्ड एट ए इनिशिएटिव ऑफ पर्शिया एंड ज्वाइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट। अब इसमें क्या किया गया, द यूनियन abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2। इसका मतलब इन्होंने ज़्यादातर जो टैरिफ बैरियर ख़त्म कर दिए, कस्टम यूनियन बना दिया। वो कस्टम यूनियन जो था वो ज़ोल्वेराइन था, और ये कस्टम यूनियन में क्या किया गया कि जो भी करेंसीज थी, जो बैरियर थे वो तो ख़त्म कर ही दिए सारे इस यूनियन के अंदर, और जो करेंसीज थी, जो 30 करेंसीज थी, ओवर 30 करेंसीज थी, उसको 2 करेंसी ही रखी गई। द क्रिएशन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी एंड हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। और इसमें ही हम कहें कि रेलवे नेटवर्क जो बढ़ा उसने बहुत ज़्यादा गति बढ़ाई है लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाने की, गुड्स के एक जगह से दूसरी जगह जाने की, कैपिटल ले जाने में, इन सब में ये बहुत फ़ायदेमंद रहा है। अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम। तो ये जो चेंज है, ये जो है एक चेंज ने नेशनलिज्म जो है उसकी जो भावना थी, जो सेंटिमेंट्स थे, उसको बढ़ावा देने के लिए ये आर्थिक राष्ट्रवाद जो हम कहें इकोनॉमिक नेशनलिज्म है, वो उस समय में राष्ट्रवाद की लहर को, राष्ट्रवाद की जो धारा थी उसको मजबूत करने के लिए ये जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म है इसने बहुत बड़ी जो है भूमिका निभाई है।